अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के एक और पोइम ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी। तो इसके एमसीक्यू जरा देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन हम आपको इसके बारे में दे देते हैं। कहा गया है ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी वाज पब्लिश्ड इन, ये जो ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी ये कब पब्लिश हुई है, तो 1807 में इसको पब्लिश कराया गया है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया दी पोइम वाज रिटन पार्टली इन, ये जो पोइम है वो लिखी गई, यानी कि इस कविता का आंशिक रूप से कब लिखी गई थी, तो 1803 से 1806 के बीच में इसको लिखा गया। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द पोएम पार्टली रिटन इन, और यह कविता आंशिक रूप से कहां लिखी गई थी, तो टाउन एंड में लिखी गई थी। टाउन एंड, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का कंप्लीट टाइटल क्या है आपको बताना है, तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये क्या है, इसका कंप्लीट टाइटल है। अगला 5वें नंबर की अगर हम बात करते हैं, द पोएम इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो पोएम है वो किसका एग्जांपल है, तो इरेगुलर ओड का ये एग्जांपल है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला स्टाइल एंड फॉर्म की अगर हम बात करें, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे हमारे। 6 नंबर पे द पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये एक एड्रेसिंग फॉर्म में इसको लिखा गया है, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला द टोन ऑफ द पोएम इज, इस पोएम का टोन कैसा है, तो इस पोएम का जो टोन है वो डिग्निफाइड है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। डिग्निफाइड टोन में इसको लिखा गया। डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमापूर्ण। अगला द स्टाइल ऑफ द पोएम, इस पोएम का स्टाइल कैसा है, ये कौन सी शैली में लिखी गई है, तो डिग्निफाइड एंड एलिवेटेड स्टाइल में इसको लिखा गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है कि मोटो और मीनिंग, द मोटो ऑफ द पोएम, इस पोएम का मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, आपको बताना है 9 नंबर पे। ठीक है, कि कविता का आदर्श वाक्य क्या है, तो पाउलो मेजोरा, मेजोरा कैनमस, क्या है, पाउलो मेजोरा कैनमस, ये इसका क्या है, मोटो है इस पोएम का, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 10 नंबर पे है, ये जो मोटो है पाउलो मेजोरा कैनमस, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है लेट अस सिंग अ लॉफियर सॉन्ग, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि आओ हम एक अधिक जो है एक लॉफियर सॉन्ग को गाएं, यानी कि उद्दांत गीत को गाएं। अगला क्वेश्चन है, द मोटो इज टेकन फ्रॉम, ये जो मोटो है ये कहां से लिया गया है आपको बताना है, यानी कि पाउलो मेजोरा कैनमस, ये जो कहां से लिया गया है, वर्जिल के एक्लॉग फोर्थ से इसको लिया गया है। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला हम बात करें रिवाइज्ड एडिशन की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो रिवाइज्ड पोएम आई थी वो कब आई थी, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ रिवाइज्ड द पोएम इन, इस पोएम को रिवाइज किया गया था, तो कब, 1815 में इसका रिवाइज्ड वर्जन आया। 1815 ही एडिड, यानी कि 1815 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने एडिड लाइंस फ्रॉम, यानी कि कुछ लाइनें इसमें ऐड की थी, और वो लाइनें इन्होंने कहां से उठा करके ऐड की थी, रेनबो से। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इनका ये कविता कब संशोधित संशोधित की गई थी, 1815 में, और जब 1815 में ये संशोधित हुई, तो ये जो संशोधित कविता में कुछ पंक्तियां ऐड की गई थी, वो पंक्तियां कहां से जोड़ी गई थी, तो द रेनबो से। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि हु सजेस्टेड एडिंग लाइंस फ्रॉम द रेनबो, द रेनबो से पंक्तियां जोड़ने का सुझाव किसने दिया, तो हेनरी क्रैब रॉबिन्सन ने दिया था। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द फेमस लाइन चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज फ्रॉम, ये जो लाइन है वो दी रेनबो की है, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, लाइन तो रेनबो की है, लेकिन रेनबो से कुछ पंक्तियां उठा करके इन्होंने ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टेलिटी में ऐड कर लिया, तो ये लाइनें आपको इसमें भी मिलती हैं। ठीक है, 1815 में जो इसका रिवाइज वर्जन आया था, ध्यान बनाए रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, थीम और फिलॉसफी से लेकर के है। बोला गया दी मेन थीम ऑफ द पोएम इज, इस पोएम की मेन थीम क्या है, तो इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल इसकी मेन थीम है। इमोर्टेलिटी ऑफ द सोल का मतलब होता है आत्मा की अमरता, कि आत्मा जो है वो अमर है, इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया द नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ इमोर्टेलिटी इज बेस्ड ऑन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
जो नॉलेज ऑफ इमोर्टेलिटी है वो किस पर आधारित है, तो बचपन की यादों पर आधारित है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, बोला गया अकॉर्डिंग टू द पोइम अवेयरनेस ऑफ इमोर्टेलिटी इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन चाइल्डहुड। सी ऑप्शन हो जाएगा, कविता के अनुसार इमोर्टेलिटी, अवेयरनेस ऑफ इमोर्टेलिटी सबसे प्रबल किस अवस्था में होती है, ये सबसे ज्यादा प्रबल जो है वो बचपन की अवस्था में होती है। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट हैपेंस टू दिस अवेयरनेस विथ एज। 19 नंबर का है, बोला गया है कि उम्र बढ़ने के साथ इस चेतना का क्या होता है, तो धुंधली पड़ जाती है, यानी कि फेड्स अवे। ठीक है, ये जो अवेयरनेस है वो क्या हो जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये जो नॉलेज ऑफ अवेयरनेस है वो भी फेड्स अवे हो जाती है। ठीक है, धुंधली पड़ जाती है। अगला हम बात करते हैं 20 नंबर पे, बोला गया दी चाइल्ड्स नॉलेज ऑफ इमोर्टेलिटी कम्स फ्रॉम प्रीवियस लाइफ इन हेवन। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि बच्चे की जो इमोर्टेलिटी या सॉरी नॉलेज ऑफ इमोर्टेलिटी है, यानी कि अमरता का ज्ञान है, वो कहां से मिलता है, तो स्वर्ग में बिताया गया जो पिछला जीवन होता है वहां से। अगला क्वेश्चन डॉक्ट्रिन एंड आइडियाज के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आपसे। बोला गया दी सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ द पोइम इज, इस कविता का केंद्रीय सिद्धांत क्या है, सेंट्रल डॉक्ट्रिन क्या है, तो वो क्या है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस क्या होता है, पुनरावृत्ति के लिए बोलते हैं, पुनर्जन्म के लिए, यानी कि पुनरावृत्ति का सिद्धांत जो है वो इसका सेंट्रल डॉक्ट्रिन है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, ध्यान बनाए रखना। 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस सजेस्ट। बोला गया है जो पुनरावृत्ति का सिद्धांत है एक किस चीज को सुझाव देता है, तो ये जन्म से पहले के पिछले जीवन की जो स्मृति होती है, हमारी मेमोरी होती है, उसके बारे में बताता है, यानी कि मेमोरी ऑफ पास्ट लाइफ बिफोर बर्थ, जन्म से पहले जो पास्ट लाइफ की मेमोरी होती है उसके बारे में। अगला 23 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाई डज दिस डॉक्ट्रिन लैक यूनिवर्सल अपील। यह सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत में जो हमारा है सार्वभौमिक अपील, यानी कि सभी को स्वीकार करने का गुण, इस चीज का अभाव क्यों है, ये चीज देखने को नहीं मिलती, इसमें कमी दिखाई जाती है, तो ये इसलिए है कि इट कैन नॉट बी वेरीफाइड बाई एक्सपीरियंस, इसे अनुभव से परखा नहीं जा सकता। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इमेज ऑफ द चाइल्ड, देखो इमेज ऑफ द चाइल्ड, विलियम बर्ड्सवर्थ कॉल्स द चाइल्ड, विलियम बर्ड्सवर्थ बच्चे को कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटी प्रोफिट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, विलियम बर्ड्सवर्थ ने बच्चे को इस पोइम के अंदर क्या बोला है, शक्तिशाली पैगंबर। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, पावरफुल, और प्रॉफिट का मतलब होता है कोई विद्वान या पैगंबर। ठीक है, अगला क्या है हमारा, इसी पोइम में बच्चे के लिए और भी कुछ बोला गया है, सीर ब्लेस्ड बोला गया है। ठीक है, द चाइल्ड इज आल्सो कॉल्ड सीर ब्लेस्ड, बच्चे को ये भी कहा जाता है क्या, यानी कि सीर ब्लेस्ड का मतलब होता है धन्य तृष्टा करके कुछ। अगला अनदर टर्म यूज फॉर द चाइल्ड, बच्चे के लिए इस पोएम में 3 शब्दों का यूज हुआ है। ठीक है, एक सीर ब्लेस्ड का यूज हुआ है, ठीक है, शक्तिशाली पैगंबर हो गया, माइटी प्रॉफिट हो गया, और लास्ट में उसको क्या बोला है, बेस्ट फिलोसफर बोला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक। अब आगे हम बात करते हैं पोइट्स रिफ्लेक्शन की, यानी कि कवि के चिंतन की भी बात कर लेते हैं। इस पोएम के अंदर कवि का चिंतन कैसा है, दी पोइट इज थैंकफुल फॉर चाइल्डहुड मेमोरीज बिकॉज, कवि बचपन की यादों के लिए बहुत आभारी है क्योंकि दे रेज डाउट अबाउट रियलिटी, वे वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा करती हैं। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पोइट बिलीव्स इन, कवि जो है वो बिलीव करता है, विश्वास करता है किसमें, लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ। ठीक है, लाइफ बियॉन्ड दिस लाइफ, इस जीवन से परे जीवन। ठीक है, यानी कि इस दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है, इस जीवन के अलावा भी एक और जीवन है। अगला 29 नंबर पे, विद मैच्योरिटी द पोइट बिकम्स, विद मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता के साथ कवि बन जाता है, क्या बन जाता है, बहुत अधिक मानवीय, यानी कि मोर ह्यूमन एंड सिंपैथेटिक बन जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, अधिक मानवीय बन जाता है और उसके अंदर बहुत ज्यादा सहानुभूति आ जाती है, सहानुभूति आ जाती है। अगला 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दी, सॉरी व्हाट हैज द पोइट लॉस्ट,
कवि ने क्या खो दिया है? तो बचपन की दृष्टि को खो दिया है, द विजन ऑफ चाइल्डहुड। जो चाइल्डहुड में एक विजन होता है, उस विजन को युवावस्था आने पर उसने खो दिया है। 31 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाट हैज ही गेन्ड इन स्टीड? इसके बदले उसने क्या पाया है? परिपक्वता और सहानुभूति पाई है, मेच्योरिटी एंड सिंपैथी मिली है इसके बदले में। अगला नेचर एंड विजन की बात कर लेते हैं, प्रकृति और उसका दृष्टिकोण। तो 32 नंबर पे बोला गया है, विद टाइम हिज व्यू ऑफ नेचर बिकम्स, समय के साथ प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण हो जाता है कैसा? बहुत ज्यादा सॉबर एंड मेच्योर हो जाता है। सॉबर का मतलब अधिक गंभीर, सीरियस, एंड मैच्योर का मतलब परिपक्व हो जाता है। ठीक है। अगला, नाउ ही सीज इन नेचर। 33 नंबर पे, नाउ मीन्स अब ही सीज इन नेचर, अब वह प्रकृति में देखता है। तो किन चीजों को प्रकृति में वो देख सॉरी प्रकृति में वो किन किन चीजों को देखता है? नॉबलर एंड वाइजर मीनिंग, यानी कि अधिक महान और बुद्धिमान अर्थ के रूप में प्रकृति को देखता है। तो हम कह सकते हैं अब वह प्रकृति में अधिक महान और बुद्धिमान अर्थ को देखता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 34 नंबर पे, इन्फ्लुएंस देखो क्या होता है। बोला गया है, विलियम बर्ड्सवर्थ मे हैव बोरोड द आइडिया फ्रॉम, यानी कि बर्ड्सवर्थ ने ये विचार शायद किससे लिया है? तो हेनरी वॉन की एक पोएम थी दी रिट्रीट, उससे लिया है। हेनरी वॉन्स दी रिट्रीट, सी ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, दी रिट्रीट वाज रिटन बाय, जो रिट्रीट है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिट्रीट जो है वो हेनरी बॉन के द्वारा लिखी गई है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके वन लाइनर, और वन लाइनर के बाद में हम लोग इसके इंपॉर्टेंट लाइंस को देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट लाइंस को आप मिस ना करिएगा, जो कि वीडियो के बिल्कुल लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट लाइन खूब पूछी जाती हैं आपसे। अब देखो इसके कुछ एग्जाम की पॉइंट्स हैं। ओड इंटीमेशन ऑफ इमोटिलिटी के कुछ एग्जाम की पॉइंट्स हैं, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं। हमने क्या बताया? ये जो पोइम है ओड इंटीमेशन ऑफ इमोटिलिटी, ये जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो विलियम बर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया। ये पब्लिश कब हुई? ये 1807 में पब्लिश हुई, और ये लिखना इन्होंने शुरू करा था 1803 में, और लगभग 1806 में इन्होंने टाउन एंड में लिख करके समाप्त कर दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका फुल टाइटल क्या है? तो इसके अगर हम फुल टाइटल की बात करें, तो ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड है। ये किस फॉर्म में लिखा गया है? तो इरेगुलर ओड में इसको लिखा गया है। स्टाइल एंड टोन इसका कैसा है? डिग्निफाइड, एलिवेटेड एंड फिलोसफिकल है। ठीक है। अगला, मोटो की अगर हम बात करें, तो पहले भी हम बता चुके हैं इसका मोटो कहां से लिया गया है। तो इसका मोटो है पाओलो मेजोरा कैनवस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाओलो मेजोरा कैनवस, जो कि वर्जिल की एक्लॉग फोर्थ से लिया गया है। आइए हम एक अधिक महान गीत गाएं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? महान गीत गाएं। लेट अस सिंग अ लोफियर या नॉबलर सॉन्ग, ठीक है, जिसका मीनिंग है ये। अगला, रिवाइज्ड वर्जन की बात करते हैं, तो इसका रिवाइज्ड वर्जन 1815 में आया था। इतना क्लियर हो गया। और जब ये 1815 में आया था, तो इसके अंदर एक प्रीफेस ऐड किया गया था, और ये लाइनें जो है ऐड की गई थी रेनबो से। और रेनबो की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और ये किसके द्वारा, किसके कहने पर उन्होंने इसको ऐड किया था इंट्रोडक्शन में? तो एक हेनरी कैब रॉबिन्सन है, उनके द्वारा सुझाव दिया गया था। हेनरी कैब रॉबिन्सन द्वारा ये सुझाव दिया गया था। अगला, अगर हम इसके थीम की बात करें कि इसकी कौन कौन सी इस पोएम की सेंट्रल थीम हो सकती हैं, एक तो इमोर्टलिटी ऑफ सोल, यही हो जाएगी। दूसरा, बेस्ड ऑन मेमोरीज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये भी इसकी थीम हो सकती है। और तीसरा, चाइल्डहुड गिव्स अवेयरनेस ऑफ डिवाइन ओरिजिन, ये तीनों इसकी महत्वपूर्ण थीम हो सकती हैं, है ना। इसे अनुभव के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। चाइल्डहुड गिव्स अवेयरनेस ऑफ डिवाइन ओरिजिन। अगला, चाइल्डहुड फिलॉसफी की बात कर लेते हैं। अगर हम चाइल्डहुड फिलॉसफी की बात करते हैं, तो चाइल्ड रिमेंबर्स प्री एग्जिस्टेंस। प्री एग्जिस्टेंस क्या होता है? लाइफ इन हेवन, जो स्वर्ग में हमने जीवन बिताया था, उसके बारे में बात करते हैं। बालक अपने पूर्व अस्तित्व यानी कि स्वर्ग में बिताए गए जीवन को याद रखता है। दूसरा, कौन सी फिलॉसफी पर है ये? दिस आइडिया इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस। ये जो हेवन में बिताया गया जीवन है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये क्या कहलाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस कहोगे इसको। ठीक है, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। इस विचार को स्मृति सिद्धांत कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस, स्मृति सिद्धांत, ध्यान बनाए रखना।
मेमोरी ऑफ इमॉर्टलिटी फेड्स विद एज। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो मेमोरी ऑफ इमॉर्टलिटी होती है वो धुंधली पड़ती जाती है। ठीक है। अगला, डॉक्ट्रिन लैक्स यूनिवर्सल अपील बिकॉज इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान बनाए रखना कि इस सिद्धांत की अपील सार्वभौमिक नहीं है, क्योंकि इसे अनुभव के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगला बात करते हैं तो इमेज ऑफ चाइल्डहुड की बात करते हैं। हमने पहले ही बताया था आपको कि चाइल्ड इज आइडियलाइज्ड एज, इसको माइटी प्रॉफिट, सीर ब्लेस्ड और बेस्ट फिलोसफर के रूप में इन्होंने इमेजिन किया है एक बच्चे के लिए। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ के मन में बच्चे की जो छवि है वो किस तरीके की है, बालक को एक आदर्श रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जैसे शक्तिशाली पैगंबर, माइटी प्रॉफिट, ठीक है, सीर ब्लेस्ड और बेस्ट फिलोसफर यानी कि सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक कवि के। अब हम चिंतन की बात कर लेते हैं, पोइट्स रिफ्लेक्शन। अगर हम पोइट्स रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो पोइट इज थैंकफुल फॉर चाइल्डहुड मेमोरीज बिकॉज दे क्रिएट डाउट्स अबाउट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बोला गया है कि कवि बचपन की यादों के प्रति बहुत ज्यादा आभारी है, क्योंकि ये यादें उसे संसार की वास्तविकता के प्रति संशय में डालती हैं। अगला, कवि मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखता है, बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ एक्सेप्ट लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन। किंतु कवि की को अभी परिपक्वता प्राप्त होती है, तो इसीलिए उसने कहा है कि पहली लाइन में यानी कि बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ, कभी मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखता है। फिर अगली लाइन में वो ये भी बोलता है एक्सेप्ट लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन, यानी कि वह बचपन वाली दृष्टि जो नजरिया होता है बचपन में हमारा, उसके खो जाने को स्वीकार करता है। अब बोला है आइडिया ऑफ कंपनसेशन। अगर हम आइडिया ऑफ कंपनसेशन की बात करें, क्षतिपूर्ति का विचार देखो क्या है। यद्यपि बचपन वाली दृष्टि खो चुकी है, अब दो चाइल्डहुड विजन इज लॉस्ट, जो बचपन का विजन था, दृष्टिकोण था, वो तो लॉस्ट हो गया, खो गया। पोइट गेन्स मेच्योरिटी। अब जो पोइट है यानी कि कवि है, उस कवि को परिपक्वता प्राप्त हो चुकी है, वो मैच्योर हो चुका है। डेवलप सिंपैथी फॉर मैनकाइंड, उसके मन के अंदर जो है, मन में मानवता के प्रति, मानव के प्रति सहानुभूति विकसित हो जाती है, वह अधिक मानवीय और विचारशील भी बन जाता है, बिकम्स मोर ह्यूमन एंड थॉटफुल। अगला, व्यू ऑफ नेचर की अगर हम बात करते हैं इसी में, तो अर्लियर जॉयफुल एंड मैजिकल। शुरुआत में जो प्रकृति के प्रति विलियम वर्ड्सवर्थ का दृष्टिकोण होता है, पहले बहुत आनंदमय और जादुई होता है, नाउ लेकिन अब कैसा हो गया है, सॉबर, डीपर एंड फिलोसफिकल हो गया है। सॉबर का मतलब गंभीर, डीपर का मतलब गहन और फिलोसफिकल का मतलब दार्शनिक। और फाइंड्स नॉबलर एंड वाइजर मीनिंग इन नेचर। अगली लाइन में वो बोलता है कि वह प्रकृति में अधिक उदात्त और बुद्धिमत्तापूर्ण अर्थ जो है अब खोज पाता है। अब हम इसके इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। आइडिया इन्फ्लुएंस्ड बाय रिट्रीट बाय हेनरी वॉन। बोला गया है कि यह विचार हेनरी वॉन की कविता दी रिट्रीट से प्रभावित है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कुछ एग्जाम की पॉइंट्स के लिए, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिए क्या कहा गया है। वो क्या कहते हैं, इमोर्टिलिटी जो लिंक्ड है विद चाइल्डहुड मेमोरी, पहली चीज आप ध्यान बनाए रखना। ठीक है, ये जो अमरता है, इमोर्टिलिटी है, वो बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेमिनिसेंस यानी कि स्मृति के सिद्धांत को याद बनाए रखना। तीसरा, चाइल्ड एज डिवाइन बीइंग यानी कि बालक को एक दिव्य सत्ता के रूप में देखना। ठीक है, और लॉस एंड कंपनसेशन थ्योरी, इसी में हानि और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। और लास्ट में आपको एक लाइन ध्यान बनाए रखना है, शिफ्ट फ्रॉम चाइल्डहुड विजन टू मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के जो बचपन का दृष्टिकोण होता है वो अब किसमें, मैच्योरिटी में बदल गया है। ठीक है, या ये कह सकते हो परफेक्ट समझ की ओर बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को, तीन चार लाइनें हैं जो कि आपकी इमोर्टिलिटी ओर से बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमने क्या बताया था, ये द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज द मून दोथ बे डिलाइट लुक राउंड हर भेन द हेवेंस आर वेयर। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टिलिटी की। द रेनबो कम्स एंड गोज, इंद्रधनुष आता है और चला जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो इंद्रधनुष है वो क्षणिक है। एंड लवली इज द रोज, और गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है। द मून तो बी डिलाइट, चांद भी आनंद के साथ बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। लुक राउंड हर भेन दी हेवेंस आर वेयर, जब आकाश खाली होता है तब चारों ओर देखता है। मतलब यह है कि
प्रकृति भी जो प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी सुंदर हैं, लेकिन वे स्थायी नहीं हैं। अगला बोला गया है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन में देखो क्या बोला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेस विद अस आवर लाइफ स्टार। हमारा जन्म, आवर वर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग का मतलब हुआ हमारा जन्म केवल एक नींद और भूल जाना है। द सोल दैट राइजेस विद अस आवर लाइफ स्टार, हमारी आत्मा जो हमारे साथ आती है, हमारे जीवन का मार्गदर्शक तारा है। अर्थात जन्म से पहले आत्मा का अस्तित्व होता है, लेकिन जन्म के बाद हम उसे भूल जाते हैं। अगला लाइन देखो क्या है, तीसरी लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहोल्ड द चाइल्ड अमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लेसेस अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज। ये भी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी की है। बोला गया है बिहोल्ड द चाइल्ड अमंग हिज न्यू बॉर्न ब्लेसेस, यानी कि उस बच्चे को देखो जो अपने नए नए सुखों में एकदम मग्न है, खोया हुआ है। अ 6 ईयर डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, वह 6 साल का प्यारा छोटा सा बच्चा है। अर्थात बच्चा मासूम, आनंदित और दिव्य गुणों से भरा होता है। बच्चे के अंदर कोई छल कपट नहीं होता है। अगला ये आखिरी इंपॉर्टेंट लाइन है, हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू अफिन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। ये भी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टेलिटी की लाइन है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, इसका मतलब हुआ मेरे लिए सबसे साधारण फूल भी दे सकता है। थॉट्स दैट डू अफिन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, ऐसे गहरे विचार जो आंसुओं से भी व्यक्त नहीं किए जा सकते। मतलब ये हुआ कि साधारण प्रकृति भी गहरे और भावनात्मक विचार उत्पन्न कर सकती है। ओवरऑल आइडिया की अगर हम बात करें तो वर्ड्सवर्थ के अनुसार प्रकृति सुंदर लेकिन क्षणिक है, आत्मा अमर है और जन्म से पहले भी अस्तित्व में रहती है। बच्चा दिव्य और पवित्र होता है। प्रकृति मनुष्य के गहरे और आध्यात्मिक विचार देती है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही।